हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पीयूष जूलॉजी। और हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 3 की, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन। आज हम लोग बात करने वाले हैं मानव जनन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस लेसन में हमको पढ़ना क्या। इस लेसन में सबसे पहले हमको जानना है नर जनन अंग के बारे में, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानना। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि मादा जनन अंग कौन सा है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। फिर इसके आगे हम लोग जानेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में, यानी कि युग्मक जनन के बारे में। अब नर भाग बन गया, मादा भाग बन गया, निषेचन के फलस्वरूप दोनों जायगोट का निर्माण करेंगे। तो अब इनमें शुक्राणु का निर्माण कैसे होगा, इनमें अंडाणु का निर्माण कैसे होगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे युग्मक जनन। अब इसके बाद हमको पढ़ना है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी कि मासिक चक्र या आर्तव चक्र बोलते हैं इसको। ये भी युग्मक जनन में जो oogenesis होता है, अंडाणु जनन होता है, उसी का एक पार्ट होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। अब युग्मक जनन के बाद निषेचन की प्रक्रिया होगी, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। अब निषेचन होने के बाद जायगोट का निर्माण होगा जो आगे चल के भ्रूण बनाएगा। तो भ्रूण एंड्रोमीटियम के अंदर इम्प्लांट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अंत्यारोपण और अंत्यारोपण। इसके बाद हमको इसमें जानना है प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, गर्भता और भ्रूणीय परिवर्धन, यानी कि प्रेगनेंसी के बाद भ्रूण का निर्माण कैसे होगा, भ्रूण कैसे वृद्धि करेगा, उन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और इसके बाद हमको पढ़ना है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, यानी कि प्रसव और दुग्धस्रावण। अब जाहिर सी बात है कि प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद बच्चे का प्रसव होगा, बच्चे का निर्माण, जन्म होगा। अब जन्म के बाद बच्चे को पोषण के लिए कुछ देना होगा, तो जिसके लिए मदर शरीर में दुग्ध स्राव होगा। इस पूरे लेसन में हमको इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और आज की इस वीडियो में हम लोग नर जनन अंग के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं नर जनन अंग के बारे में। तो अगर हम देखें तो नर जनन अंग में टोटल 3 चीज़ें आती हैं, वृषण, सहायक नलिका और सहायक ग्रंथि। एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। सहायक नलिका में अगर हम देखें तो 4 सहायक नलिकाओं के बारे में हमारी एनसीईआरटी में बात की गई है, जिसमें है रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंसिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस। हिंदी में इसको बोलते हैं वृषण जालिका, शुक्रवाहिका है, अधिवृषण और शुक्रवाहक। सहायक ग्रंथि में देखें तो 3 है, जिसमें एक है सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्री ग्लैंड। तो चलिए शुरू करते हैं वृषण से। तो वृषण जो होता है वो उदर गुहा में बाहर की ओर होता है, और ये जिस पाउच में होता है उसको हम लोग बोलते हैं वृषण कोश। उसे बोला जाता है वृषण कोश। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्रोटम, इंग्लिश में इसको बोला जाता है स्क्रोटम। ये जो वृषण कोश होता है वो टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है। वृषण को शरीर के टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए, तो ये 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम करने का काम करता है। और ये ऐसा इसलिए क्योंकि जो इस शुक्राणु का निर्माण होगा उसके लिए कम टेम्परेचर होना आवश्यक है, तो इसमें मदद करता है स्क्रोटम। अगर हम देखें तो ये है उदर गुहा और ये हो गया स्क्रोटम। ये हो गया स्क्रोटम और ये उसके अंदर हो गया वृषण। ये है वृषण और ये है वृषण कोश।
अब अगर हम देखें तो इस वृषण के अंदर लगभग 250 और छोटे छोटे लोब होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं वृषण पालिका, या इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब। इनकी संख्या लगभग 250 होती है पर टेस्टिस। अब अगर हम देखें तो इस टेस्टिकुलर लोब या वृषण पालिका के अंदर फिर से छोटे छोटे 1 से 3 की संख्या में और लोब होते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस नलिका। इसी सेमिनिफेरस नलिका के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। सेमिनिफेरस नलिकाएं 3 कोशिका से मिलकर बनी होती हैं। सेमिनिफेरस नलिकाएं 2 कोशिका से मिलकर बनी होती हैं। एक होता है नर जर्म कोशिका जो कि शुक्राणु का निर्माण करती है, और दूसरा होता है सर्टोली कोशिका जो कि पोषण देने का कार्य करती है। जब सेमिनिफेरस नलिका में शुक्राणु का निर्माण हो जाता है तो इस शुक्राणु को आगे ले जाने का जो कार्य होता है वो करता है वृषण जालिका। वृषण जालिका शुक्राणु को इस सेमिनिफेरस नलिका से बाहर की तरफ ले जाएगा, और इसके आगे इस शुक्राणु को आगे ले जाने का काम कौन करेगा? शुक्रवाहिका। अब यहाँ से इसे कैच करेगा शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका के बाद इस स्पर्म को और अधिक कुंडलित नलिका होगी जिसको हम लोग बोलेंगे अधिवृषण एपिडिडाइमस, वो इसको लेगा, और इसके बाद फाइनली इससे बाहर ले जाने का जो काम होगा वो करेगा शुक्रवाहक। अब ये जो शुक्रवाहक होगा ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लटका हुआ होगा, तो उसके लिए हमें यूरिनरी ब्लैडर बनाना होगा। तो ये हमारा ब्लैडर हो गया, ये ब्लैडर है, ये मूत्र वाहिनी हो गया, अब ये जो शुक्रवाहक है ये यहाँ से जाएगा, इसके ऊपर होकर ये ऐसे आएगा, इधर से भी वही कंडीशन होगी, ये ऐसे, ठीक है। अब सहायक नलिका और वृषण का हो गया, अब बारी आती है सहायक ग्रंथि की। तो ये जो शुक्रवाहक है वो सबसे पहले ग्रंथि में खुलेगा, इसे हम लोग नाम देंगे सेमिनल वेसिकल्स का। सेमिनल वेसिकल्स फ्रक्टोज का स्राव करती है, फ्रक्टोज का। अब सेमिनल वेसिकल्स उस शुक्राणु को आगे भेजेगा किसको? प्रोस्टेट ग्लैंड के पास। ये भेज दिया प्रोस्टेट ग्लैंड के पास, ये इधर भी है। प्रोस्टेट ग्लैंड कैल्शियम का स्राव करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से सीमन में वाइटपन होता है और उसमें गंध होती है। अब जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो भेजेगा किसको? बल्बोयूरेथ्री ग्लैंड के पास। ये बल्बोयूरेथ्री ग्लैंड के पास भेज दिया गया। ये क्या करता है? ये लुब्रिकेंट का कार्य करता है जिसकी वजह से सीमन आसानी से इजैकुलेट हो सके, और उसके बाद ये मूत्राशय की सहायता से शरीर से बाहर निकलेगा। इसके साथ में यहाँ पे पीनस होगा, साथ में पीनस, पीनस की सहायता से जो शुक्राणु होगा वो शरीर से बाहर इजैकुलेट हो जाएगा। तो ये रहा नर जनन अंग। अगले वीडियो में लोग मादा जनन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।